Hello students, welcome to the D chemistry classes. I am Dipen Kumar and today I am going to discuss matter in our surroundings chapter first for class 9th. यहाँ पे सबसे पहले हम मैटर को डिस्कस करेंगे। तो इसको डिस्कस करने से पहले एक चीज़ आपको बता दें कि बहुत सारी चीज़ें हमको दिखती हैं हमारे सराउंड। जैसे आपका पेन है, ठीक है, ये मेरे पास मार्कर है, ये बोर्ड है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैटर होती हैं। कह सकते हैं कि वो सारी चीज़ें आपकी मास और स्पेस दोनों रखती हैं। अगर दूसरे वर्ड्स में कहें हम तो हम ये कह सकते हैं कि जितनी भी आपकी सराउंडिंग थिंग्स हैं, चाहे वो आपकी लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, अगर वो मास रखती है और उसके साथ साथ वो स्पेस कवर करने की भी एबिलिटी रखती है या स्पेस कवर करती है या उसमें कुछ ना कुछ वॉल्यूम होता है उसका, तो वो सारी चीज़ें आपकी मैटर में एज एग्जाम्पल मानी जाती हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे, इसको डिफाइन करेंगे। कैसे डिफाइन करेंगे देख सकते हैं। एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। ठीक है, मैं अभी इसकी बात कर रहा था कि वो सारी चीज़ें जिनमें मास होता है और जो कुछ ना कुछ स्पेस कवर करती हैं, वो सारी की सारी चीज़ें आपकी मैटर बोली जाती है। तो यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं इस तरह से कि एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग, लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, which have mass and occupy space are known as matter। अब इसमें एग्जांपल में अगर हम देख सकते हैं, एयर है, ठीक है, इसको हम अंदर की तरफ सांस में लेते हैं। फूड हम लोग खाते हैं इसको। क्लाउड्स, ठीक है, जो बरसते हैं। स्टार्स जो चमकते हैं स्काई में। प्लांट्स, एनिमल्स, पेन, स्टोन एंड वाटर, सारी की सारी चीज़ें आपकी किस में आ जाएंगी? मैटर में। क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कुछ ना कुछ स्पेस कवर करती हैं और कुछ ना कुछ इसमें मास होता है। जैसे कि ये आपका मार्कर है, ठीक है, तो जितना इसका सेफ है, जितना भी ये प्लास्टिक है, एटलीस्ट उतना तो ये स्पेस कवर ही कर रहा है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि इसका जो मास है वो एकदम ज़ीरो हो जाएगा, कुछ ना कुछ इसका ग्राम में आएगा। तो दैट्स मीन ये क्या हो जाएगा? आपका मैटर हो जाएगा। तो ऐसी जितनी भी चीज़ें हैं, एवरीथिंग, वो सब की सब चीज़ें जो आपकी मास रखती हैं और या जिनमें कुछ ना कुछ मास होता है और वो स्पेस कवर करती हैं या ऑक्यूपाई करती हैं, कवर करती हैं, उन सब को हम मैटर बोलते हैं। तो इसको अगर नोट करना चाहें तो यहाँ पे नोट कर सकते हैं। एक चीज़ आपको और एक क्वेश्चन है, आर स्पीड एंड टाइम मैटर? क्वेश्चन ये है कि स्पीड और टाइम को क्या मैटर बोल सकते हैं? ठीक है, तो अगर आप सोच रहे हैं कि इसको हम मैटर बोल सकते हैं तो गलत है। क्यों? क्योंकि स्पीड ऐसी नहीं है जिसमें कुछ मास होता है, ठीक है। इट हैव नो मास, ठीक है, एंड नो वॉल्यूम, ठीक है। ना तो इसमें मास होता है ना वॉल्यूम होता है। और जब वॉल्यूम नहीं होगा इसमें तो ये स्पेस भी नहीं कवर करेगा। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? ये आपका मैटर नहीं बोला जाएगा। ऐसे ही टाइम भी है। टाइम में हम क्या देखते हैं? टाइम में भी आपका मास नहीं होता है, ठीक है। तो इट हैव नो मास एंड वॉल्यूम। तो यहां जब दोनों चीजें ही आपकी एब्सेंट हैं, ठीक है, जब दोनों चीजें आपकी एब्सेंट हैं तो ये भी आपका मैटर नहीं बोला जाएगा। तो यहाँ पर आंसर में चाहे तो लिख सकते हैं, स्पीड एंड टाइम्स आर नॉट एग्जाम्पल, नॉट द एग्जाम्पल्स ऑफ मैटर, ठीक है। तो इसमें अगर रीजन पूछा जाता है तो आप दे सकते हैं, बिकॉज इट हैव नो मास एंड वॉल्यूम, ठीक है। इट डज नॉट ऑक्यूपाई द स्पेस एंड हैव नो वॉल्यूम, सॉरी, एंड हैव नो मास। तो ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे? ये मैटर के एग्जाम्पल नहीं बोले जा सकते हैं। इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आपका है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। तो यहाँ पे हम सबसे पहले आपको डिस्कस करेंगे, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि जितनी भी मैटर्स हैं वो सब आपके पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं। तो उसके लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे जिसके थ्रू हम ये प्रूव करेंगे कि जितने भी मैटर्स हैं आपके वो सब पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, एक 100 ml का बीकर लेंगे, ठीक है, और उसमें हम क्या करेंगे, हाफ बीकर को वाटर से फिल कर लेंगे। यहाँ देख सकते हैं ये हमने बीकर लिया और इसको हमने, इसका आधा भाग हमने, हाफ इसका जो पोर्शन है वो हमने वाटर से फिल कर दिया।
और वाटर से फिल करने के बाद में उसको मार्क कर देंगे। ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका मार्क है, मार्क ऑफ लेवल ऑफ वाटर, ये आपका मार्क हो गया। यहाँ इसको मार्क कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसमें शुगर या साल्ट इसमें ऐड करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ऐड किया। इस बीकर में जब शुगर एंड साल्ट को इसमें हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं शुगर या साल्ट के, वो सबसे पहले क्या होंगे, यहाँ पे डाउन बॉटम में फिक्स हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से। और थोड़ा सा ये जो वाटर है इसका लेवल क्या हो जाएगा, अप हो जाएगा। तो यानी यूँ कह सकते हैं कि यहाँ पर ये जो आपका वाटर का लेवल है ये थोड़ा सा राइज हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, क्योंकि इसमें अभी आपने क्या किया है, साल्ट एंड शुगर को ऐड कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ग्रीन पार्टिकल्स आपको हमने मेंशन किए हैं ये आपके क्या हैं, साल्ट या फिर शुगर के पार्टिकल्स हैं। और जो ब्लैक से हमने मेंशन किया है, जो ब्लैक सर्किल हैं आपके, वो क्या हैं, वो आपके यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। जो ये इस तरह से आपके पार्टिकल्स हैं, ये क्या हैं, ये वाटर पार्टिकल्स हैं। और जो हमने ग्रीन से आपको मेंशन किया है ये आपके साल्ट या फिर शुगर के पार्टिकल्स हैं। तो ये ध्यान रखिएगा ताकि और अच्छे से आपको समझ में आए। तो यहाँ पर देख सकते हैं, जब इसको हम ऐड कर देंगे इस बीकर में, तो यहाँ पर जो वाटर का लेवल है वो थोड़ा सा राइज हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। अब यहाँ पर ये जो पार्टिकल्स हैं धीरे धीरे जब इनको हम स्टायर कर देंगे, स्टायर का मतलब होता है इसको मूव कर देंगे। ठीक है, और जो स्टायर करेंगे वो आपका जो ऑपरेटर्स है वो ग्लास रॉड है। ग्लास रॉड की हेल्प से इसको हम क्या करेंगे, स्टायर करेंगे। ग्लास रॉड बिल्कुल एकदम पतली सी एक रॉड होती है जो कि मतलब पूरी जो है वो ग्लास से बनी होती है। तो यहाँ पे एक सॉलिड ग्लास रॉड होती है जिसे ग्लास रॉड बोलते हैं, उससे इसको हम क्या करते हैं, स्टायर करते हैं। जब ये स्टायर करते हैं सोल्यूशन को, तो ये जितने भी आपके ग्रीन पार्टिकल्स हैं, ग्रीन पार्टिकल्स का मतलब मैंने अभी आपको प्रीवियसली डिस्कस कर दिया है कि साल्ट या शुगर पार्टिकल्स हैं। यहाँ पर जितने भी पार्टिकल्स आपके साल्ट या शुगर के थे, वो वाटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जहाँ जहाँ स्पेस है वहाँ पर क्या हो जाएंगे, प्लेस्ड हो जाएंगे, पहुंच जाएंगे या कवर अप कर लेंगे स्पेस को। तो देख सकते हैं यहाँ पर अब ये जो आपका जो आपका बना हुआ है सिस्टम, इसमें दो पार्टिकल्स हैं, टू टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स हैं, और दोनों बोथ ऑफ पार्टिकल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड होमोजीनियसली यूनिफॉर्मली, मतलब एक जैसा पूरा डिस्ट्रीब्यूशन है इनका। तो यहाँ पर ये जो ऑब्जर्वेशन है ये हमें ये बताता है कि मैटर जो है वो पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है। अब आपको और क्लियर कर दें कि ये कैसे पता चला कि ये पार्टिकल्स से मिलकर बना है। देखिए, जो आपका साल्ट एंड शुगर है इसके क्रिस्टल्स होते हैं। ठीक है, बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं, पीसेस होते हैं। इनको जब हम इसमें ऐड करते हैं तो ये सडन डिजॉल्व नहीं होता है, थोड़ी देर तक ये क्या है, दिखता रहता है हमें। बट इसको जब स्टायर कर देते हैं तो ये धीरे धीरे क्या होता है, डिसअपियर हो जाता है। डिसअपियर हो जाता है इसका मतलब ये नहीं है कि ये गायब हो जाता है, ये मतलब पार्टिकल्स आपके यहाँ से चले गए, कहीं नहीं गए हैं, ये इसी सोल्यूशन में है, इसी मीडियम में है या इसी सिस्टम में है। वो कहाँ चले जाते हैं, वो जो आपके वाटर पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है वहाँ पर चले जाते हैं। अब वो चले जाते हैं तो दिखते क्यों नहीं हैं, दिखते इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो आपके पार्टिकल्स थे वो बहुत ही लार्ज साइज में थे, इनका साइज़ बहुत बड़ा था, इसलिए वो हमें दिख रहे थे। बट जब हमने स्टायर करना स्टार्ट किया तो इनके जो बड़े साइज में पार्टिकल्स हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो गए, और उसके बाद में वो कहाँ चले गए, जो आपके वाटर पार्टिकल्स हैं, ब्लैक जो आपके सर्किल दिख रहे हैं ये वाटर पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ इनके बीच में जो स्पेस था वहाँ जाकर वो फिट हो गए। तो जब ये इनके बीच में स्पेस में फिट हो जाएंगे तो ये आपको दिखेंगे नहीं, यानी यूँ कह सकते हैं जब आप स्टायर कर देंगे सोल्यूशन को तो साल्ट एंड शुगर के जो पार्टिकल्स हैं वो डिसअपियर हो जाएंगे, और वो कहाँ चले जाएंगे, वो स्पेस में चले जाएंगे। किसके स्पेस में, वाटर पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है वहाँ चले जाएंगे। यहाँ पर जो ये एक्टिविटी है इससे हम ये प्रूव कर सकते हैं कि जो मैटर है वो पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है,
और भी एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है। तो अभी एक एक एक्टिविटी को हम एक एक नेचर से के साथ में अटैच करके आपको डिस्कस करेंगे ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। और एक चीज़ आपको बता दें कि यहाँ पर अगर क्वेश्चन आता है कि हाउ विल यू प्रूव मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, तो आप ये एक्टिविटी उसमें दे सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इसको नोट भी कर लीजिए। नेक्स्ट आपका है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर में नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, यानी कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही स्मॉल होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं। तो इसको हम डिस्कस करेंगे, एक एक्टिविटी लेंगे इसमें हम। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुछ क्रिस्टल ले लेते हैं, पोटेशियम परमैग्नेट, ये आपका एक कंपाउंड है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है इसके आगे हम इसको डिस्कस करेंगे कि कंपाउंड्स, एलिमेंट्स, ठीक है, लाइक दैट क्या होता है। तो ये आपका पोटेशियम परमैग्नेट एक कंपाउंड है, इसके क्रिस्टल्स ले लेते हैं और उसको हम डिजोल्व कर लेते हैं 100 ml ऑफ वाटर में, ठीक है। एक बीकर ले लिया, उसमें 100 ml वाटर ले लिया और उसी में हमने KMnO4 क्रिस्टल्स को ऐड कर दिया। देन उसके बाद में उसको हमने क्या किया, स्टायर कर दिया। और मैंने अभी प्रीवियसली आपको डिस्कस किया है कि स्टायर जब करेंगे तो ग्लास रॉड से करेंगे, ठीक है। ग्लास की एक रॉड होती है उससे करेंगे। जब स्टायर करेंगे तो ये पूरा जो सोल्यूशन है वो कैसा हो जाएगा, पिंक हो जाएगा, ठीक है। पिंक कलर का सोल्यूशन हो जाएगा। पिंक कलर का सोल्यूशन क्यों हो जाएगा मैं बता दूं आपको, क्योंकि जो आपका पोटेशियम परमैग्नेट का जो क्रिस्टल होता है जब उसको वाटर में डिजोल्व करते हैं तो वो पिंक कलर शो करता है, ठीक है। उसका जो सोल्यूशन बनता है वाटर में वो पिंक कलर होता है, ध्यान रखिएगा, उसका पिंक कलर होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले इसको हम ऐड करेंगे, स्टार करेंगे तो ये पूरा सोल्यूशन पिंक हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें से 10 ml लेंगे और दूसरे एक बीकर में हम क्या करेंगे 90 ml वाटर ले लेंगे और उसमें इन 10 ml को ऐड कर देंगे, ठीक है। जब इसमें दूसरे बीकर में पहले से 90 ml वाटर है जो कि आपका क्लियर सोल्यूशन होगा, उसमें कोई कलर नहीं होगा, जैसे ही इसका 10 ml इसमें ऐड करेंगे तुरंत क्या हो जाएगा, ये भी आपका पिंक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करेंगे, फिर इस सोल्यूशन से 10 ml लेंगे और फर्दर एक नेक्स्ट दूसरे बीकर में 90 ml इसमें वाटर ऑलरेडी पहले से है, ठीक है, उसमें हम इसको ऐड करेंगे। तो देन उसके बाद क्या होगा, फिर वो भी आपका क्या हो जाएगा, जो क्लियर वाटर सोल्यूशन था, जो आपका क्लियर सोल्यूशन था वाटर का या क्लियर लिक्विड था, वाटर लिक्विड था, तो वो तुरंत जैसे ही इसमें 10 ml इसका इसमें ऐड करेंगे तो वो भी आपका क्या हो जाएगा, वो भी पिंक हो जाएगा। उसके बाद फर्दर एक बार और इसको हम रिपीट करेंगे तो ये भी आपका पिंक हो जाएगा। अब बात आती है इसमें ये हमने क्यों किया है, ये हमने इसलिए किया है, ये जानने के लिए किया है कि क्या पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर की वो बहुत ही स्मॉल होते हैं। देखते हैं यहाँ पे, ये जो आपका सोल्यूशन था ये बहुत ही डार्क पिंक होगा, ठीक है। और जैसे जैसे आगे हम बढ़ते जाएंगे इसमें यहाँ पर सबसे लाइट हो जाएगा, बहुत हल्का हो जाएगा, यहाँ पर लिख सकते हैं वेरी लाइट, ठीक है। ये आपका लाइट पिंक, ये थोड़ा सा, ठीक है, मैं आपको बता दूं सबसे ज़्यादा पिंक ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में फिर थोड़ा सा पिंकनेस इसमें डल होगी, लूज होगी, डाउन होगी, यानी कि ये थोड़ा सा कम पिंक होगा, इसका कलर थोड़ा सा क्या होगा, हल्का हो जाएगा। फिर आगे और डाइल्यूशन करेंगे तो इसका कलर और हल्का हो जाएगा। ऐसे ही आगे फिर बढ़ेंगे तो इसका कलर बहुत ही ज़्यादा हल्का हो जाएगा, बस क्या है, बस आपको दिखेगा, ठीक है। तो इतना हल्का हो जाएगा। तो आप इसमें ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, इसको डाइल्यूशन इसका करते चले गए तो इसमें जो पिंक कलर था वो बहुत ही लाइट होता चला गया। अब आप सोच सकते हैं कि जो आपका KMnO4 का क्रिस्टल है वो बहुत थोड़ा अमाउंट लिया गया था, मुश्किल से 1 ग्राम या 2 ग्राम्स, यानी एक चुटकी में मुश्किल से आएगा, तो उतना अमाउंट आपने इसमें लिया था। और इस अमाउंट ने कितने ढेर सारे वॉल्यूम को क्या किया, पिंक कर दिया है, कितने ढेर सारे वाटर को पिंक कर दिया है। जब ऐसा है तो इसका मतलब यहाँ पर जो KMnO4 के क्रिस्टल है उसमें बहुत ही टीनी पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, तभी ये पॉसिबल हो पाया है। तभी ये फर्दर हम जब डाइल्यूशन करते गए तो उसका कलर पिंक होता चला, सॉरी लाइट होता चला गया, ठीक है। पहले सबसे डार्क था, फिर उसके बाद थोड़ा हल्का हुआ, फिर और हल्का हुआ, फिर बहुत ही हल्का हो गया। तो ये जो आपकी एक्टिविटी है इससे हम ये प्रूव कर सकते हैं कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो बहुत ही स्मॉल होते हैं, यानी कि जो मैटर होता है वो बहुत ही टीनी पार्टिकल्स से फॉर्म होता है। और आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिए और ये एक्टिविटी आप एज आंसर तब मेंशन करेंगे जब आपसे पूछा जाए
गिव एन एविडेंस फॉर द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, यानी कि एक आप एविडेंस दीजिए जिसके थ्रू आप प्रूव कर सकें कि पार्टिकल्स जो होते हैं वो मैटर के बहुत ही स्मॉल होते हैं। तो ये आप एक्टिविटी उसमें दे सकते हैं और प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर पार्टिकल्स। मैटर पार्टिकल्स की जो प्रॉपर्टीज हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। इसमें पहला पॉइंट है आपका पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, यानी कि जो पार्टिकल्स हैं, अभी इसको प्रीवियसली हम थोड़ा सा डिस्कस भी कर चुके हैं बट इसको और डिटेल में थोड़ा डिस्कस करेंगे यहाँ पे हम। तो यहाँ जो मैटर पार्टिकल्स हैं उनके बीच में थोड़ा सा स्पेस भी होता है, ये हम प्रूव करने वाले हैं। तो देखते हैं यहाँ पे। अभी हमने इससे पहले एक एक्सपेरिमेंट आपको डिस्कस किया था, एक एक्टिविटी आपको डिस्कस की थी जिसमें हमने साल्ट या शुगर को वाटर में डिसॉल्व किया था। तो उसमें जब साल्ट या शुगर को वाटर में डिसॉल्व करते थे तो उसमें क्या होता था, जब हम उसमें इसको डालते थे वाटर में तब थोड़ी देर तो वो दिखता था हमें, उसके बाद में स्टायर करते थे देन उसके बाद वो डिसअपियर हो जाता था। तो हम एक क्वेश्चन भी आपसे किए थे कि ये जो आपका डिसअपियरेंस है, ये जो आपका साल्ट एंड शुगर है, ये कहाँ चला जाता है। तो यहाँ पर रखिए आपको बता दें कि जो पार्टिकल्स आपके हैं साल्ट एंड शुगर के, वो आपके जो वाटर पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है वहाँ फिट हो जाते हैं। जब वो फिट हो जाते हैं तो वो डिसअपियर हो जाते हैं, ठीक है। और डिसअपियरेंस का एक और भी रीज़न है यहाँ पे, जब आप इस वाटर में साल्ट एंड शुगर को ऐड करते हैं तो वहाँ पर जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े से साइज में बड़े होते हैं, उनका साइज लार्ज साइज होता है उनका, इस वजह से वो हमें दिख जाते हैं। बट जैसे ही इसको स्टायर करते हैं तो वो जो लार्ज साइज होता है पार्टिकल्स का वो स्मॉल होना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे वो इतना स्मॉल हो जाता है कि जो वाटर पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो स्पेस होती है, जो खाली जगह होती है, वैकेंट स्पेस होता है, उस स्पेस को कवर कर लेते हैं जाकर शुगर एंड साल्ट के पार्टिकल्स। तो इससे ये प्रूव होता है कि जो मैटर पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस भी होता है, ठीक है। अगर ऐसा ना होता तो जो आपके साल्ट एंड शुगर के पार्टिकल्स हैं वो हमेशा हमें दिखते रहते, वो डिसअपियर नहीं होते। तो इसमें अगर एग्जांपल हम लेना चाहें तो ये ले सकते हैं मेकिंग ऑफ टी एंड कॉफ़ी, ठीक है। अगर हम टी या कॉफ़ी जब बनाते हैं तो उसमें भी ऐसा होता है, पहले डालते हैं उसमें तब दिखता है, स्टार करते हैं उसके बाद में वहाँ से सब डिसअपियर हो जाता है, बिल्कुल होमोजीनियस सोल्यूशन आपको मिलता है। और एक नोटेबल पॉइंट आपको लर्न रखना है कि अगर टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं, देख लीजिए यहाँ पे, अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं सिस्टम का या सोल्यूशन का तो जो स्पेस होता है पार्टिकल्स के बीच का वो बढ़ जाता है, ठीक है, स्पेस बढ़ जाता है। इसको ऐसे समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि कुछ आपके ऐसे साल्ट होते हैं जो वाटर में डिजॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है, रूम टेम्परेचर पर वाटर में डिजॉल्व नहीं होते हैं, बट जब उनको हीट कर देते हैं तो वो आसानी से डिजॉल्व हो जाते हैं। तो उसका क्या रीज़न है? उसका यही रीज़न है कि जो आपके साल्ट डिजॉल्व नहीं हो रहे थे वाटर में, उनका जो पार्टिकल का साइज है वो इतना ज़्यादा था कि वो आपका वाटर के बीच में, वाटर पार्टिकल्स के जो बीच में स्पेस था वहाँ फिट नहीं हो पा रहे थे, ठीक है। तो उनमें उनको अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाकर उस स्पेस को बढ़ा दिया जिससे वो फिट हो गए वहाँ पर और वो डिजॉल्व हो गए, डिसअपियर हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर टेम्परेचर जब बढ़ाते हैं तो उनके बीच का जो स्पेस है वो भी इंक्रीज हो जाता है। और अभी एक और नेक्स्ट पॉइंट आपको डिस्कस करेंगे, काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड है, वहाँ भी जो आपका टेम्परेचर है वो मैटर करता है, बढ़ता है घटता है, तो आगे वो जानेंगे। तो अभी इसको नोट कर लेंगे। नेक्स्ट आपका कैरेक्टर है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, यानी कि उसमें कुछ एनर्जी होती है उसकी वजह से वो आपके कंटिन्यू मूव करते रहते हैं। तो इसको भी हम एक्टिविटी से ही अंडरस्टैंड करेंगे। तो जैसा कि हमने अभी प्रीवियसली आपको डिस्कस किया है कि साल्ट या फिर आपका कोई इंक या फिर कलर को आप अगर वाटर में मिक्स करते हैं तो उसमें आपको पार्टिकल्स मूव करते हुए नजर आते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, टेक 2 बीकर्स फिल विद वाटर, तो बीकर्स लेते हैं उनको हम वाटर से फिल कर लेते हैं। पुट ऑफ अ ड्रॉप ऑफ रेड और ब्लू, यानी कि जो इंक है आपकी रेड हो या ब्लू हो उसको ले लेते हैं और उसको केयरफुली एक बीकर की साइड से ऐड करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, इसको अगर हम बनाना चाहें तो इस तरह से बना सकते हैं। ये आपका मान लेते हैं बीकर है, ठीक है। तो जो बीकर की साइड है उसको यहाँ से बिल्कुल आराम से ऐड करते हैं। यहाँ जो आपका वाटर है, ठीक है, सीधे इसमें नहीं डालते हैं, ये ब्लैक सर्किल से हमने वाटर को रिप्रेजेंट किया है। और यहाँ से आप धीरे धीरे क्या करते हैं, इंक को फिल करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे
बिल्कुल जो आपका ये वॉल है इसके सहारे ऐसे ऐसे फिल करते हैं। तो यहाँ पर देखने को आपको मिलता है ये नीचे पहले आता है, उसके बाद में धीरे धीरे पार्टिकल्स क्या होते हैं, मूव करते करते पूरे वाटर का जहाँ जहाँ वाटर है पूरे सोल्यूशन में क्या हो जाते हैं, यूनिफॉर्म हो जाते हैं, यानी कि एक जैसे हो जाते हैं। तो यहाँ आपको ये मूव करते हुए नजर आते हैं। तो इससे क्या प्रूव होता है कि जो पार्टिकल्स हैं मैटर के वो कंटिन्यू मूव करते रहते हैं, इसीलिए उसका जो कलर है वो आफ्टर सम टाइम सेम हो जाता है। यानी कि यहाँ से आपने रेड इंक डाला है तो ये पूरा रेड हो जाएगा आफ्टर सम टाइम, और अगर ब्लू इंक डाला है तो ये पूरा ब्लू हो जाएगा। तो यहाँ पर ये एक एक्टिविटी है जिसके थ्रू ये प्रूव होता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। और ये जो मूविंग नेचर है ये किसकी वजह से है, जो पार्टिकल्स आपके मूव करते हैं ये एक एनर्जी होती है जिसे हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। तो यहाँ पर ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, यानी कि ये बराबर मूव करते रहते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और भी है, टेम्परेचर मैटर करता है। यहाँ पे हमने प्रीवियसली आपको डिस्कस किया है कि टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे पार्टिकल्स के बीच का स्पेस बढ़ता है, ठीक है, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। क्यों बढ़ती है, क्योंकि जब एक पार्टिकल एनर्जी गेन कर लेता है तो एक्साइटेड हो जाता है, बहुत तेजी से वो मूव करने लगता है। तो इसको हम सिंपली यूँ समझ सकते हैं कि एज द टेम्परेचर इंक्रीजिंग द पार्टिकल ऑफ मैटर मूव्स फास्टर। इसका मतलब ये है कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इज इंक्रीजेस, यानी कि जैसे टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे वैसे आपका पार्टिकल का जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका है डिफ्यूज़न, ठीक है। डिफ्यूज़न को डिस्कस करने से पहले कुछ एग्जांपल आपको बताते हैं। जैसे मान लेते हैं कि जो एलपीजी सिलेंडर होता है यहाँ पे इसकी फिलिंग होती है, वहाँ पे आपको अगर गए होंगे कभी तो आपको देखने को मिला होगा कि थोड़ा सा गैस जो है एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो आपका है वो बाहर चला जाता है, थोड़ा लिक्विड वेपर्स टाइप के निकलते हैं और थोड़ी देर के बाद में वो क्या होते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं। तो वो कहाँ चले जाते हैं, वो आपके एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। एयर के जो पार्टिकल्स हैं या डस्ट पार्टिकल्स हैं, जो भी आपका एटमॉस्फेयर है उसमें जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो स्पेस होता है वहाँ पर वो क्या हो जाते हैं, फिट हो जाते हैं। तो ये जो आपका है एक डिफ्यूज़न से रिलेटेड है। अगर हम इसको और थोड़ा सा फाइनली डिस्कस करें तो हम ये कह सकते हैं कि जो सिलेंडर का वॉल होता है उसमें बिल्कुल एक केस के बराबर होल होता है, बहुत ही पतला बहुत ही छोटा होल होता है, स्मॉल एकदम टीनी होल्स, ठीक है। वहाँ से गैस के पार्टिकल्स बहुत तेज़ी से निकलते हैं बाहर। अब सोचो अगर उसको बड़ा कर दिया जाए तो क्या होगा, तो हम उसको अपने हाउस होल्ड यूज़ में नहीं ले पाएंगे क्योंकि बहुत तेज़ी से सारी गैस बाहर निकल जाएगी। उसको हमें स्लो प्रोसेस में प्रोसीड करना है, तो इसलिए उसमें बहुत ही स्मॉल एंड मतलब बहुत ही टीनी पोर्स किया जाता है, होल किया जाता है, जिससे बहुत ही कम आपके गैस मॉलिक्यूल्स बाहर जा पाए। तो जो आपका गैस का मॉलिक्यूल है ये जब टीनी होल से बाहर जाता है, यानी कि बहुत ही टीनी पोर से या होल से बाहर आता है, तो ये जो नेचर है या ये जो बाहर आने की जो प्रक्रिया है, बाहर आने का जो प्रोसेस है टीनी गैस पार्टिकल्स का, ये टीनी होल से, ये डिफ्यूजन बोल। तो यहाँ पर देख सकते हैं द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर्स ऑन बियर ऑन इज नोन एज डिफ्यूजन। अभी हमने एक कैमनोफोर का एग्जाम्पल लिया था। तो कैमनोफोर में क्या करते थे, कैमनोफोर को हम वाटर में ऐड करते थे, तो जब क्रिस्टल उसका नीचे जाता था बॉटम में तो धीरे धीरे क्या होता था, वो पार्टिकल्स निकलना शुरू होते थे और मूव करते जाते थे। धीरे धीरे क्या होता था, पूरा जो क्लियर सोल्यूशन था, क्लियर जो वाटर होता है वो पूरा पिंक हो जाता था। तो वो पिंक क्यों हो जाता था, क्योंकि वहाँ पर जो आपके कैमनोफोर यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट जो था उसके जो क्रिस्टल थे वो डिफ्यूजन शो कर रहे थे, वो डिफ्यूज हो रहे थे ओवरऑल थ्रू आउट द वाटर, यानी कि पूरे वाटर में वो फैल जा रहे थे, स्प्रेड हो जा रहे थे। तो ये जो आपका नेचर है, इस प्रोसेस को हम पार्टिकल्स की इस प्रोसेस को डिफ्यूजन बोलते हैं। अब बात आती है टेम्परेचर का इस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे डिफ्यूजन बढ़ जाता है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो पार्टिकल उतनी तेजी से मूव करेंगे, उतनी तेजी जितनी तेजी से मूव करेंगे उतनी फास्टली आपका डिफ्यूजन प्रोसीड हो जाएगा, परफॉर्म हो जाएगा। तो ये आप नोट कर लीजिए, उसको अच्छे से एक्टिविटी के साथ में समझ लीजिए। नेक्स्ट आपका जो कैरेक्टर है, थर्ड कैरेक्टर, पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो एक दूसरे की तरफ एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, खींचते हैं। तो इसको भी हम एक्टिविटी के थ्रू ही अंडरस्टैंड करने वाले हैं। तो देख सकते हैं पहली जो एक्टिविटी है आपकी, टेक एन आयरन नेल्स, यानी कि आयरन नेल्स ले लीजिए, एक पीस ऑफ चाक यानी कि चाक का टुकड़ा और एक रबर बैंड ले लीजिए।
आप क्या करिए, इन तीनों को ब्रेक करने के लिए ट्राई करिए, यानी कि ब्रेक करने का प्रयास कीजिए। पहले आयरन नेल्स को खींचिए, ठीक है, ठीक है। उसके बाद में फिर क्या करेंगे, जो आपका चाक का पीस है उसको आप खींचिए और रबर बैंड को खींचिए। तो सबसे आसान आपके लिए जो ब्रेकिंग होगी वो चाक के लिए होगी, बहुत आसानी से टूट जाएगा। उसके बाद में रबर बैंड जो है वो थोड़ा सा क्या होगा, स्ट्रेच हो जाएगा, खींचेंगे तो क्या होगा, थोड़ा सा इंक्रीज करेगा लेंथ में। उसके बाद जैसे ही इसको छोड़ देंगे वो क्या हो जाएगा, अपने इनिशियल स्टेज में पहुंच जाएगा। बट जो आयरन है उसको आप चाहे स्ट्रेच करें चाहे हैमर करें, वो इतनी आसानी से ब्रेक नहीं होगा। तो इससे क्या रिजल्ट निकलता है, इससे ये रिजल्ट निकलता है कि जो आयरन नेल्स के पार्टिकल्स हैं बहुत ही स्ट्रांगली एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसलिए वो नहीं ब्रेक होते हैं। बट जो चाक है, जो चाक के पार्टिकल्स हैं वो इतने स्ट्रांगली हेल्ड नहीं है, एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, इसलिए उसको जब हमने हैमर किया या कट किया या स्ट्रेच किया तो तुरंत वो क्या हो गया, ब्रेक हो गया। और जो रबर बैंड है उसमें भी आपके जो पार्टिकल्स हैं रबर के, वो जो आपके आयरन नेल्स में पार्टिकल्स थे उनसे थोड़ा सा कम अट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी कि वो थोड़ा सा कम अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे की तरफ, इससे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो थोड़ा सा क्या होगा, आयरन नेल्स के कंपैरिजन रबर बैंड में थोड़ा सा ब्रेकिंग इजी होगी और सबसे इजी आपका चाक में होगा, सबसे डिफिकल्ट आपका जो है आयरन नेल्स में होगा। तो इससे ये रिजल्ट, इससे जो कंक्लूजन है ये निकल के आता है कि जो पार्टिकल्स हैं मैटर के वो एक दूसरे क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते रहते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी हम देखते हैं, एक वाटर ले लेते हैं किसी भी सेल में और उसको हम क्या करते हैं, उसके सरफेस को कट करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। जैसे एक विसल है उसमें वाटर ले लिया हमने, उसके सरफेस को क्या करेंगे, अपनी फिंगर से उसको कट करने का प्रयास करिए, ट्राई करिए। तो क्या आपको रिजल्ट मिलता है, क्या आप उसको कट कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं। क्यों, क्योंकि उसमें जैसे ही आप फिंगर को कट करने के बाद जैसे ही वहाँ से फिंगर को रिमूव करते हैं तुरंत क्या होता है, वाटर अपने आपको लेवल कर लेता है। तो लेवल क्यों कर लेता है, लेवल इसलिए कर लेता है क्योंकि उनमें जो पार्टिकल्स हैं, जो वाटर के पार्टिकल्स हैं, वो एक दूसरे क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो हमने जब उसमें फोर्स अप्लाई किया तो थोड़ी देर के लिए जब तक वो फोर्स उसमें एक्ट करेगा तब तक वो थोड़ा सा क्या होगा, एक दूसरे से दूर हट जाएंगे। देन जैसे ही हम वहाँ से फिंगर रिमूव करेंगे या फोर्स वो रिमूव हो जाएगा, उसका इफेक्ट रिमूव हो जाएगा, वैसे ही क्या हो जाएगा, जो वाटर के पार्टिकल्स हैं अपने आप को लेवल कर लेंगे, यानी कि जो उनका सरफेस है एकदम लेवल हो जाएगा। तो इससे भी हम ऑब्जर्व ये करते हैं कि यहाँ पर जो मैटर के पार्टिकल हैं, जो वाटर के पार्टिकल्स थे, वो आपके एक दूसरे की तरफ क्या हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो ये आपका थर्ड आपका पॉइंट था। और एक चीज़ आपको बता दें कि अभी वीडियो के लास्ट में आपको एक वर्कशीट मिलेगी जिसे आपको सॉल्व करना है, और वीडियो के जो वर्कशीट की जो क्वेश्चंस हैं आपके वो वीडियो बेस्ड हैं। तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करें और अच्छे से लिसन एंड समझ के उसको करें, और वर्कशीट को भी आप सॉल्व करें। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो हमारा वीडियो है अगर आपको अच्छा लगता है तो उसको अपने दोस्तों में भी शेयर करें।